पिता लोहार थे, माँ एक स्कूल टीचर, पढ़ाई में ठीक ठाक और सपने इटली पर लंबे समय तक राज करने के। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की। एक ऐसा तानाशाह जिसके सर पर 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत का इल्जाम है। आखिर क्या हुआ था मुसोलिनी की जिंदगी में कि राष्ट्रवादी सोच रखने वाला शख्स एक तानाशाह बन गया? अडोल्फ हिटलर के करीबी दोस्त बेनितो मुसोलिनी की जिंदगी और मौत की कहानी आइए जानते हैं इस वीडियो में। मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के शहर फॉर्ली के एक गांव दोविया दी प्रेदापियो में हुआ। वहीं रहकर मुसोलिनी ने पढ़ाई लिखाई की, कॉलेज ज्वाइन किया। उन दिनों इटली में कानून था कि जब भी कोई पुरुष बालिग होगा तब उसे 1 साल के लिए आर्मी में सर्विस करनी होगी। मुसोलिनी लेकिन आर्मी में नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से जब वो 18 साल का हुआ तब वो स्विट्जरलैंड चला गया। स्विट्जरलैंड में रहकर मुसोलिनी ने मजदूरी की, लेकिन कुछ ही समय बाद वो इटली लौट आया। इटली लौटकर कुछ समय तक मुसोलिनी ने आर्मी में सर्विस भी की, लेकिन बाद में उसने पत्रकारिता करनी शुरू कर दी। मुसोलिनी इटली के समाजवादी दल की एक अखबार अवांती में काम करने लगा। मुसोलिनी की सोच राष्ट्रवादी थी। मुसोलिनी के लिखे हुए आर्टिकल्स लोगों को बहुत पसंद आते। जब भी मुसोलिनी कोई आर्टिकल लिखता तब उस अखबार की 50 से 60 हजार कॉपीज बिकती, जो उस वक्त के हिसाब से अपने आप में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। बाद में मुसोलिनी अवांती अखबार का एडिटर इन चीफ भी बना। सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। उसी दौरान मुसोलिनी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने लिखा था कि युद्ध में इटली को जर्मन का नहीं बल्कि इंग्लैंड और फ्रांस का साथ देना चाहिए, इंग्लैंड और फ्रांस की मदद करनी चाहिए। मुसोलिनी के उस आर्टिकल से बहुत लोग नाराज हुए, जिसका नतीजा यह निकला कि मुसोलिनी को एडिटर इन चीफ के पद से हटा दिया गया। बाद में मुसोलिनी ने पत्रकारिता छोड़ दी, लेकिन तब तक मुसोलिनी अपनी पत्रकारिता के जरिए लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। सन 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। हालांकि पहले विश्व युद्ध में इटली को जीत तो मिली, लेकिन तब तक इटली की हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। इटली में बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, गरीबी थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को I Fasci Italiani di Combattimento नाम की अपनी एक पार्टी बनाई। मुसोलिनी अपनी पार्टी में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करता जिनकी सोच मुसोलिनी जैसी होती, जाने राष्ट्रवादी। सेना के रिटायर अफसर जो सरकार की नीतियों से तंग आए हुए थे, उन्होंने भी मुसोलिनी का दिया। वो भी मुसोलिनी की पार्टी में शामिल हुए। देखते ही देखते 3 सालों में मुसोलिनी के साथ 35 से 40 हजार लोग जुड़ गए। 27 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने अपने 25,000 लोगों के साथ मिलकर इटली की राजधानी रोम पर चढ़ाई कर दी, जिसे इटालियन में मार्चा सू रोमा कहा जाता है। उस वक्त के इटली के प्रधानमंत्री लुइजी फाक्ता को पहले तो ये लगा कि इटली की सेना उनका साथ देगी, लेकिन उस वक्त के इटली के राजा किंग विक्टोरियो एमेनुएले III ने प्रधानमंत्री लुइजी फाक्ता को इस्तीफा देने के लिए कहा और 31 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी को इटली का प्रधानमंत्री बनाया। उस वक्त मुसोलिनी की उम्र तकरीबन 39 साल की थी। मुसोलिनी इटली के इतिहास का सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला शख्स बना। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी के साथ और भी ज्यादा लोग जुड़ने लगे। मुसोलिनी के बारे कहा जाता है कि मुसोलिनी बातचीत करने में, भाषण देने में माहिर था। मुसोलिनी की स्पीच काफी दमदार हुआ करती थी, काफी जबरदस्त हुआ करती थी। लोग मुसोलिनी की स्पीच सुनकर उसके साथ जुड़ जाया करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसोलिनी ने लोगों के हित के लिए काम करना शुरू किया। मुसोलिनी की सरकार ने बेरोजगारी और भूखमरी जैसे गंभीर मुद्दों पर काम किया। मुसोलिनी इटली को तरक्की के रास्ते पर लेकर आया। इटली के लोग मुसोलिनी की सरकार से काफी खुश थे। मुसोलिनी को लोगों का बहुत साथ मिला, बहुत ज्यादा प्यार मिला। प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ सालों तक तो मुसोलिनी ने लोगों के लिए काम किया, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसोलिनी पर सत्ता का नशा चढ़ने लगा। मुसोलिनी अब लंबे समय तक इटली पर राज करना चाहता था। धीरे धीरे मुसोलिनी का एक अलग ही चेहरा लोगों के सामने आने लगा। प्रधानमंत्री रहते मुसोलिनी ऐसे ऐसे कानून लेकर आया कि कोई उसे हटा ही नहीं सकता था। विद्रोह की आवाज को मुसोलिनी शांत करवा देता। अगर कोई भी शख्स मुसोलिनी के खिलाफ खड़ा होता या कुछ भी बोलता तो मुसोलिनी उसे मरवा देता। इटली के लोग जो मुसोलिनी की सरकार से खुश थे, वो लोग अब मुसोलिनी से डरने लगे। इटली के लोग खौफ के साए में जीने लगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों के दिलों में जो मुसोलिनी के लिए प्यार था, वही प्यार मुसोलिनी की तानाशाही के चलते नफरत में बदल गया। दूसरी तरफ अडोल्फ हिटलर जर्मनी पर राज कर रहा था। अडोल्फ हिटलर और बेनितो मुसोलिनी के बीच कई बार मुलाकातें हुई। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने। दोनों में समझौता हुआ कि जब भी कोई युद्ध होगा तब जर्मनी इटली का साथ देगा और इटली जर्मनी का। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके दूसरे विश्व युद्ध का आगाज किया। समझौते के मुताबिक इटली ने जर्मनी का साथ दिया। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी और इटली को काफी कामयाबी मिली, लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन और अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए, तब से इटली और जर्मनी के बुरे दिन शुरू हो गए। सोवियत यूनियन और अमेरिका की सेना ने इटली और जर्मनी की सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया।
मुसोलिनी की तानाशाही के चलते इटली में बहुत सारे लोग मुसोलिनी से तंग आए हुए थे, मुसोलिनी के खिलाफ थे। वो लोग इटली को मुसोलिनी से आजाद करवाना चाहते थे और यही कारण था कि उन विद्रोहियों ने दूसरे विश्व युद्ध में मुसोलिनी का नहीं बल्कि अमेरिका की सेना का साथ दिया। अमेरिका की सेना ने उन विद्रोहियों के साथ मिलकर मुसोलिनी की फौज को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, इटली को मुसोलिनी से आजाद करवाना शुरू कर दिया। मुसोलिनी की फौज लगातार कमजोर पड़ रही थी और उसी दौरान 25 जुलाई 1943 को इटली के उस वक्त के राजा किंग विक्टोरियो एमेनुएले III ने मुसोलिनी को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर जेल भेज दिया। मुसोलिनी तकरीबन 2 महीने जेल में रहा। बाद में 23 सितंबर 1943 को हिटलर की मदद से मुसोलिनी को जेल से छुड़ाया गया। जेल से निकलकर मुसोलिनी पहले जर्मनी गया। कुछ वक्त जर्मनी में रहकर मुसोलिनी वापस इटली आ गया। उन दिनों अमेरिका की सेना ने इटली को मुसोलिनी की फौज से आजाद तो करवा दिया था, लेकिन नॉर्थ इटली के बहुत बड़े इलाके पर अभी भी मुसोलिनी का कब्जा था। अब एक तरफ सोवियत यूनियन की सेना लगातार बर्लिन की ओर आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका की सेना लगातार मुसोलिनी की फौज को पीछे धकेल रही थी। हिटलर और मुसोलिनी ये जान चुके थे कि वो दूसरा विश्व युद्ध हार चुके हैं। मुसोलिनी को मौत का डर सताने लगा। मुसोलिनी इटली से भाग जाना चाहता था। 27 अप्रैल 1945 की देर रात मुसोलिनी ने अपनी गर्लफ्रेंड क्लारेता और अपने खास 16 लोगों के साथ मिलकर इटली से भागने की कोशिश की। मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी के 16 लोग 2 ट्रक में सवार होकर स्विट्जरलैंड की ओर बढ़ने लगे। मुसोलिनी उस रात अपनी पहचान छुपाने के लिए एक लॉन्ग कोट पहने हुए था। उसने गॉगल्स लगाए हुए थे। उसने एक हैट पहनी हुई थी। स्विट्जरलैंड पहुंचने से पहले, बॉर्डर पार करने से पहले, जब वो 2 ट्रक इटली के आखिरी शहर कोमो पहुंचे, वहां पर एक नाका लगा हुआ था। उस नाके पर वो विद्रोही मौजूद थे जो मुसोलिनी के खिलाफ थे, जिन्हें मुसोलिनी की तलाश थी। पहले पूछने पर तो यह बताया गया कि उस ट्रक पर वो शरणार्थी मौजूद हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान बचाने के लिए इटली आए थे और अब वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। लेकिन नाके पर मौजूद एक विद्रोही ने मुसोलिनी को पहचान लिया। उसने मुसोलिनी को 3 बार आवाज लगाई, लेकिन मुसोलिनी नहीं पलटा। बाद में वो विद्रोही मुसोलिनी के पास गया। उसने मुसोलिनी के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा कि मैं तुम्हें पहचान गया हूं। नाके पर मौजूद बाकी विद्रोहियों को जब मुसोलिनी के बारे पता चला, तब उन विद्रोहियों ने मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड और मुसोलिनी के 16 साथियों को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेकर विद्रोही उन्हें कोमो शहर की झील कोमो लेक के किनारे ले आए, जिसे इटालियन में लागो दी कोमो कहा जाता है। वहां ले जाकर विद्रोहियों ने मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेता और मुसोलिनी के 16 साथियों को गोली मार दी। बाद में उन सभी की लाशों को एक ट्रक में लाद कर मिलान शहर लाया गया। 28 अप्रैल 1945 सुबह के तकरीबन 4 बजे का समय था जब मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेता और मुसोलिनी के 16 साथियों की लाश मिलान शहर पहुंची। उन सभी की लाशों को मिलान शहर के एक चौक प्यासा लोरेतो में फेंक दिया गया। मुसोलिनी की मौत की खबर मिलान शहर में जंगल में लगी आग की तरह फैली और देखते ही देखते 5000 लोगों की भीड़ प्यासा लोरेतो पर इकट्ठा हो गई। मुसोलिनी की लाश को देखकर मुसोलिनी का डर जो लोगों के दिलों में था, वो डर खत्म हो गया और लोग मुसोलिनी की लाश पर अपना गुस्सा निकालने लगे। सबसे पहले उस भीड़ में से एक महिला सामने आई जिसने मुसोलिनी की लाश पर 5 गोलियां चलाई और कहा कि उसने वो 5 गोलियां अपने 5 बेटों के लिए चलाई जिनको मुसोलिनी ने मरवा दिया था। उसके बाद एक और महिला सामने आई जिसने मुसोलिनी की लाश पर पेशाब कर दिया। उसके बाद भीड़ में से एक आदमी सामने आया जिसने एक मरा हुआ चूहा मुसोलिनी के मुंह में डाल दिया और कहा, अब बोल कर दिखा, अब स्पीच देकर दिखा। इसी दौरान भीड़ में मुसोलिनी का एक सैनिक भी मौजूद था जिसने मुसोलिनी की लाश को देखकर सल्यूट किया। उस सैनिक को भी गोली मार दी गई। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मिलकर मुसोलिनी और उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेता की लाशों को उसी चौक पर उल्टा लटका दिया। उनकी लाशों पर पत्थर भी मारे गए। 9 घंटे बाद दोपहर के तकरीबन 1 बजे के आसपास बहुत ही मुश्किल से अमेरिका की सेना मिलान शहर के चौक प्यासा लोरेतो पहुंची। अमेरिका की सेना ने मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेता और मुसोलिनी के बाकी 16 साथियों की लाशों को अपने कब्जे में लिया। मुसोलिनी की लाश का पोस्टमार्टम किया गया जिसमें पता चला कि मुसोलिनी की मौत सीने पर गोली लगने के कारण हुई थी। बाद में मुसोलिनी और उसकी गर्लफ्रेंड क्लारेता को पूरे रीति रिवाज के साथ मिलान शहर के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मुसोलिनी की मौत और मुसोलिनी की लाश के साथ जो व्यवहार किया गया, ये खबर हिटलर तक भी पहुंची। हिटलर नहीं चाहता था कि मौत के बाद लोग उसकी लाश के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार लोगों ने मुसोलिनी की लाश के साथ किया था। और यही कारण था कि हिटलर ने अपने सैनिकों से कहा था कि मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने की बजाय जला दिया जाए। 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और खुदकुशी कर ली। दोनों की मौत के बाद उनकी लाशों को दफनाने की बजाय जला दिया गया और इस तरह अंत हुआ 2 ऐसे सनकी तानाशाहों का जिनकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिनकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई।
हिटलर की मौत पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।